नमस्कार साथियों, एक बार और मैं आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस में इकोनॉमी का थोड़ा सेक्शन और बच गया था पिछली बार, वो लेकर आया हूं। हालांकि पिछली बार मैंने आधे घंटे का वीडियो ही बनाया था, मुझे लगा था कि इकोनॉमी बहुत भारी पड़ेगी आपके लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इस बार की वो आधा वीडियो जो बच गया था वो थोड़ा और इस बार बता दूं। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी में वेरियस टर्म्स के बारे में। वेरियस टर्म्स का मतलब कई सारे टर्म्स आप सुनते होंगे, देखते होंगे, उनकी जानकारी आपको चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है। जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, एनएनपी, ये सारे के टर्म्स के बारे में आप सुनते होंगे। नेशनल इनकम में भी फिर बहुत सारे टर्म्स आप सुनते होंगे कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है, एट आपका जो है स्थिर कांस्टेंट प्राइस जो है उन पर है। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे, इनके बारे में हम देखते हैं क्या है। इसके अलावा जो टाइम बचेगा अगर, तो हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी जानेंगे। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है कि वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं उनके बारे में, अगर टाइम मिला, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। और जीडीपी का टर्म जो है, यहां पर हमें तीन टर्म देखने हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ये तीनों टर्म जो है अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं थोड़ा और जूम इन कर देता हूं इसको। देखिए ये तीन टर्म है आपके, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म तो ये है ही कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब ये उत्पाद जो है, ये कई बार हम परिभाषा याद करने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, तो आज आसान शब्दों में समझिए। आसान शब्दों में समझने से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि कितना प्रोडक्शन हम हर साल करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है। अब आप सोचेंगे सर प्रोडक्शन से क्या मतलब है? प्रोडक्शन से मतलब कुछ भी, ये मोबाइल, ये आपका ये बोर्ड, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। आप सोचेंगे सर टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे? अरे भाई सरकार टैक्स तो लेती है ना, तो उनको पता है टोटल प्रोडक्शन कितना होता है। और क्या टोटल प्रोडक्शन में गुड्स ही शामिल है कि सर्विसेज भी शामिल है? तो देखिए इसमें गुड्स भी शामिल है, इसमें सर्विसेज भी शामिल है, सब कुछ का टोटल प्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है कुल। टोटल घरेलू उत्पाद भारत में कितना हुआ, इसी को हम बोलते हैं जीडीपी। अगर मान लीजिए टोटल सर्विसेज और गुड्स का उत्पाद भारत ने इस बार 500 रुपए का किया, अगली बार भारत ने जो है 550 रुपए का किया, तो हम बोलते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है? जीडीपी की वृद्धि दर जो है 10% है। और टोटल जीडीपी कितना है? 550। इसी तरीके से भारत की जीडीपी अभी करीब करीब 3 ट्रिलियन के आसपास है। कितना है? 3 ट्रिलियन के आसपास है। 5वें नंबर पर हम इकोनॉमी है वर्ल्ड में। लेकिन मोदी जी ने एक सपना देखा है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दें। तो ये क्या है? इकोनॉमी बनाने का मतलब भारत का जीडीपी, और जीडीपी बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? भारत में व्यापार बढ़ाना, और व्यापार बढ़ाने से रोजगार मिलना, टैक्सेस ज्यादा आना, इकोनॉमिक ग्रोथ होना, ये सारी चीजें जुड़ी है। तो उन्होंने सीधा सा बोल दिया कि जीडीपी का इंक्रीमेंट करना है, जीडीपी बढ़ाना है। 20% जो है, 20 क्या ज्यादा होता है, तो और यानी कि हम 66% जीडीपी ग्रोथ चाहते हैं, ये समझिए। अभी एक साल में नहीं, आने वाले 5 सालों में बोला है, तो देखते हैं क्या होता है। हम भी योगदान करेंगे उसमें, जीडीपी में कोशिश करेंगे। ये है जीडीपी। जीडीपी के बाद में एक टर्म आता है आपका जीएनपी। व्हाट इज जीएनपी? तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं जीएनपी को? जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप सोचेंगे सर अभी डोमेस्टिक बोला था और नेशनल बोला था, डोमेस्टिक और नेशनल में तो कोई फर्क ही नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब राष्ट्रीय बोलिए, घरेलू बोलिए, घरेलू भी तो हमारा ही है, कहीं पीओके वीओके का तो चक्कर नहीं है आपका कि वो जो है घरेलू हमारा पीओके शामिल नहीं और राष्ट्र में पीओके शामिल है, ऐसा नहीं है। देखिए पीओके तो हमारा ही है, कोई दिक्कत है नहीं, वहां पे हम लेके रहेंगे उसको। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है कि नेशनलिटी, भारतीयों ने उत्पाद कितना किया है। जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री का मतलब है कि ये इंडिया का नक्शा है सपोज, इस इंडिया के नक्शे के अंदर अंदर भारतवासियों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा भी कितना उत्पाद किया गया। अगर कोई अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका का नागरिक है, वो यहां पे कुछ उत्पाद करता है, तो वो भी भारत के जीडीपी में गिना जाता है, क्योंकि घर के अंदर हुआ है। लेकिन इसको बोलते हैं राष्ट्र, और यह है नागरिकता से संबंधित। यानी अगर कोई विदेशी
भारत में आकर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो हमारा नेशनलिटी तो नहीं है, हमारा राष्ट्र का नहीं है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। लेकिन चूंकि हमारे भारतीय भी विदेशों में गए हुए होंगे और वो हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, अफ्रीका में, यूएसए में, ईरान में, यूके में, वहां पर भी तो वो प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो इनकम ले रहे होंगे, तो उनको अगर हम जोड़ देंगे और विदेशियों को माइनस कर देंगे तो उसी को हम बोलते हैं जीएनपी, यानी इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनलिस्ट इनसाइड, यानी भारत में कितने हैं प्लस इनकम अर्न बाय नेशनल्स आउटसाइड, बाहर कितना इनकम अर्न किया माइनस इनकम अर्न बाय द फॉरेन नेशनल इनसाइड, यानी विदेशी नागरिकों के द्वारा जो भारत में इनकम किया गया उसको माइनस कर दीजिए। तो आप इतने सारे चक्कर में मत पड़िए, आप तो सिर्फ एक देखिए कि जीडीपी का मतलब होता है कि हमारे घर के अंदर कितना हुआ, चाहे विदेशी ने किया, चाहे देसी ने किया, चाहे मिक्स्ड ने किया, किसी ने भी किया। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करें तो उसमें राष्ट्र का ध्यान आता है, राष्ट्र का ध्यान मतलब नागरिकता। तो भारत के नागरिकों के द्वारा जो जो प्रोडक्शन किया गया है, चाहे भारत के बाहर किया गया है वो भी जोड़ देंगे, और विदेशियों के द्वारा भारत में किया गया है वो माइनस कर देंगे, इसको जीएनपी बोलते हैं। अब आता है एनएनपी, एनएनपी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं जो आपने जीएनपी निकाला अभी, इस जीएनपी में से मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन घटा दीजिए, जितनी भी एसेट्स आपने यूज की है वो डेप्रिसिएशन वाली एसेट जो है अगर आप माइनस कर देंगे तो फिर आपका ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। एनएनपी निकलने के बाद में, एनएनपी निकलने के बाद में आपका ये हमारे आगे काम आएगा। कहां काम आएगा वो हम बात करेंगे, अभी आपको समझ में आ गया होगा जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। अब कहां इस जीएनपी को, एनएनपी को यूज करेंगे वो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ आपके टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इस राष्ट्रीय आय को समझते हैं। राष्ट्रीय आय, ये राष्ट्रीय आय क्या है, ये नेशनल इनकम क्या है, इसको समझते हैं। नेट नेशनल इनकम यानी एनएनपी, या हमने अभी बात की, किसकी बात की हमने, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेशनल प्रोडक्ट से ही नेट नेशनल इनकम आपकी निकलेगी। ये जो एनएनपी है यही आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल इनकम है। तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, ये दो तरह से होती है, फैक्टर कॉस्ट पर और आपका मार्केट प्राइस पर। कैसे, फैक्टर कॉस्ट पर क्या है, मार्केट कॉस्ट पर कैसे, देखिए फैक्टर कॉस्ट का मतलब और मार्केट कॉस्ट का मतलब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा इकोनॉमी में हम जा रहे हैं। मार्केट कॉस्ट का मतलब है कि उसका मार्केट प्राइस कितना है, जो भी हमने एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला है उसका बाजार का प्राइस क्या है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बाजार प्राइस है तो सही है ना, मार्केट प्राइस क्या है वो तो सही है एकदम, उसी पे तो निकालना चाहिए। लेकिन आप समझिए ऐसे, कैसे समझिए, इसका मार्केट प्राइस जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है। जैसे देखिए, आपने 50 रुपए का एक पेन बनाया, ये पेन बनाया 50 रुपए का, मान लीजिए। इस पेन को बनाने में सरकार बोलती है कि ये 50 रुपए का नहीं होना चाहिए, ये तो 40 का होना चाहिए, क्योंकि चाइना तो 45 में बेच रहा है, हम 40 में बेचें। तो आप बोलेंगे कि हमारी कॉस्ट तो 50 रुपए है, हमारी कॉस्ट 50 रुपए है, तो सरकार बोलेगी कि ठीक है, मैं आपको क्या करता हूं, 10 रुपए की सब्सिडी दे देता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, 10 रुपए की सब्सिडी दे देता हूं। ठीक है, तो अब कितने का हो गया, 40 का, लेकिन आपको इस पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा, तो अब कितने का हो गया, 44 का। तो एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है वो 44 रुपए, मार्केट प्राइस कितनी है, 44 रुपए है, लेकिन वास्तविक कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए है। तो इसको हम मार्केट कॉस्ट बोलते हैं, इसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, इसको मार्केट कॉस्ट बोलते हैं, इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अगर हमें मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। रिवर्स प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, 44 में आपका जो 4 रुपया टैक्स था वो माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडी प्लस करनी पड़ेगी। 44 में से टैक्स माइनस कर दीजिए, सब्सिडी प्लस कर दीजिए, जो पहले माइनस किया था वो प्लस कर दीजिए और जो पहले प्लस किया था वो माइनस कर दीजिए। तो 44 में से 4 माइनस होगा, 10 प्लस जुड़ेगा, 44 में से 4 माइनस 10 जुड़ा तो ये हो गया 50 रुपया। यानी वो 50 रुपए का प्रोडक्ट था, एक्चुअली वो 50 रुपए के प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस 44 रुपए थी, वो गड़बड़ है। यही हम यहां पर कर रहे हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि मार्केट प्राइस में सब्सिडी जोड़िए और टैक्सेस माइनस कर दीजिए, क्योंकि टैक्स तो सरकार ने लगाए हैं, वो उतने का प्रोडक्ट है नहीं, वो प्रोडक्ट तो टैक्स लगाने के बाद हुआ है। तो आपने कितने का बनाया, एक्चुअली आपने 50 का बनाया था, सरकार ने सब्सिडी दी 40 रुपए, 10 रुपए तो 40 का हो गया, लेकिन आपने तो 50 रुपए का बनाया ना। तो आपके द्वारा एक्चुअल कॉस्ट को हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट कॉस्ट में सब्सिडी भी शामिल हो सकती है, जिससे प्राइस घटता है। अगर सरकार ने हेल्प की है इनको कि आप 40 में बेचो, ये बोलेंगे 10 का नुकसान है, तो सरकार बोलती है हम आपको सब्सिडी दे देंगे।
और 4 रुपए का टैक्स देने के बाद में 44 का हुआ। तो मार्केट कॉस्ट में से अगर हम सब्सिडी वापस प्लस कर दें, टैक्स माइनस कर दें, तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। और ये जो नेट नेशनल इनकम है ये फैक्टर कॉस्ट पर ही एनएनपी होता है, यानी जो हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाला था उसको अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे निकाल लें तो हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय से ही हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम। ये जो लिखा है पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब हमने एक आय निकाल ली कि पूरे भारत की आय इतनी है। अब भारत में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल एनएनपी में से पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे। पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में आय आ जाएगी। हालांकि प्रति व्यक्ति आय का मतलब यह नहीं है कि सबको उतना उतना ही मिल रहा है, एक एवरेज है कि सबको इतना होना चाहिए। अब कुछ लोग उससे बहुत ऊपर हैं, कुछ लोग उससे बहुत नीचे हैं। इस तरीके से हमारी प्रति व्यक्ति आय निकलती है। भारत की जीडीपी के हिसाब से, एनएनपी के हिसाब से तो भारत टॉप 10 कंट्रीज में आता है। अभी मैंने बताया जीडीपी के हिसाब से कितने नंबर है, 5वें नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बहुत नीचे है। क्या कारण है? क्या कारण है कि हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की है लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। अगर यहां पर हम 130 करोड़ का भाग लगाते हैं, 130 करोड़ का भाग लगाने की बजाय केवल 30 करोड़ का भाग लगाते, और कई लोगों ने ध्यान रखा होता कि 130 करोड़ ना हो, 30 करोड़ ही होते, तो आज हमारी जीडीपी के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा होती। और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती तो आज हम समृद्ध होते, लोग वास्तव में समृद्ध होते, उनके पास पैसा होता, हमारा स्ट्रॉन्ग जीवन स्तर अच्छा होता, हमारे पास में कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह साधन होते। हम क्या कर रहे हैं आज, हमारी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हमारी जीडीपी तो वर्ल्ड में टॉप 10 में है। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। तो आता तो बहुत है लेकिन बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों में बढ़ जाता है, तो वही आपका पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम एक और टर्म में अगर आप समझना चाहें, नहीं तो यहीं तक ठीक है। पर कैपिटा इनकम में से लोग कितना टैक्स दे रहे हैं वो माइनस कर दीजिए, तभी तो इनकम बचेगी। आपके पास मान लीजिए पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख रुपए आई साल की, उसमें से 25,000 का टैक्स दे दिया आपने, 25,000 का टैक्स दे दिया तो 1 लाख रुपए तो इनकम बची आपकी, वही बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बताया आपको जीडीपी यानी इकोन बाउंड्री के हिसाब से, मैंने बताया आपको जीएनपी यानी नेशनलिटी के हिसाब से, मैंने आपको बताया एनएनपी, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करिए एनएनपी आ जाएगा, और इस एनएनपी को ही आप फैक्टर कॉस्ट पर निकाल लीजिए। तो फैक्टर कॉस्ट पर निकालेंगे तो वही आपका क्या होगा, राष्ट्रीय आय होगी। राष्ट्रीय आय में से टोटल पॉपुलेशन का भाग लगाइए तो नेट आपकी पर व्यक्ति आय आ जाएगी, पर व्यक्ति आय में से टैक्स निकाल लीजिए, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। बस इतना ही हमने पढ़ा है। अब देखिए यहां पर मैं करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का जिक्र कर रहा हूं। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का जिक्र करने के लिए देखिए आपको मैं क्या बता रहा हूं, समझिएगा। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस के बारे में हम बात करते हैं। जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस पर कैसे निकलती है। देखिए आपका जो टोटल प्रोडक्शन है, टोटल यील्ड है, यानी अगर आपके पास 5 की क्वांटिटी है और 10 प्राइस है, मान लीजिए आपके पास 5 क्वांटिटी है और 10 का प्राइस है, 10 रुपए का प्राइस है, तो टोटल कितना हुआ, 50 रुपए, यही आप बोलते हैं। अगर आपके पास में 5 की क्वांटिटी है, 10 रुपया प्राइस है, तो टोटल आपका प्रोडक्शन कितना है, ये वाई का मतलब यहां पर प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया 50 रुपए। 50 रुपए हो सकता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय हो, लेकिन इस 50 रुपए को हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, करंट अकाउंट, करंट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस पर। ये क्या समझिए, आप मुझे बताइए मैथ्स के विद्यार्थी कि इस y को अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। 2 तरीके से मैं बढ़ा सकता हूं। कैसे बढ़ा सकता हूं, या तो मेरे पास जो 5 की क्वांटिटी है उसको मैं 8 कर दूं, 8 करने पर वही प्राइस रहेगा तो ये बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा। या फिर मैं क्वांटिटी तो वही रखूं लेकिन कीमत में बढ़ा दूं, कीमत बढ़ाने से भी मेरा जो है ये बढ़ जाएगा। तो ये जो मेरा टोटल पैसा आ रहा है ना, जीडीपी, जीएनपी, ये मैं 2 तरीके से बढ़ा सकता हूं। क्या बढ़ा सकता हूं, या तो मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं या फिर मैं प्राइस बढ़ाऊं, ये 2 तरीके से बढ़ा सकता हूं। अगर मैं क्वांटिटी और प्राइस दोनों बढ़ाता हूं, या अगर मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाता हूं, सिर्फ प्राइस बढ़ाता हूं, तो इसको हम बोलते हैं करंट प्राइस। अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूं इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। ऐसे समझिएगा, आपने गणित लगाई कि आपका जीडीपी तो बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है साहब, बहुत बढ़ रहा है,
पहले से 5% की ग्रोथ हो गई, 10% की ग्रोथ हो गई, जीडीपी बढ़ गया। लेकिन पता लगा कि जो वस्तुएं हम पैदा कर रहे थे, जो उत्पाद हम कर रहे थे, उनकी संख्या नहीं बढ़ी है। ये तो महंगाई बढ़ी है, केवल प्राइस बढ़ा है। प्राइस बढ़ने से हमारा जीडीपी का वैल्यू ज्यादा हो गया है। तो आप सोचिए, अगर वस्तुएं वास्तव में नई प्रोड्यूस नहीं हो रही है, पहले से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो फिर प्राइस बढ़ने से जो आपका जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी बढ़ा है, उसका क्या मतलब है? वो तो प्राइस में वृद्धि है। हमारे देश में वास्तव में तरक्की तो हुई नहीं है, वास्तव में उन्नति तो हुई नहीं है। तो हम फिर बोलते हैं कि हम करंट प्राइस पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो प्राइस बढ़ने से जीडीपी, जीएनपी और ये सारी चीजें, प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं। हम इसको तो मान लेते हैं कांस्टेंट, इसको मान लेते हैं कि प्राइस इतना ही रहेगा। अब अगर इसमें वृद्धि होगी तो किसके कारण होगी? केवल और केवल क्वांटिटी के कारण होगी, केवल और केवल वस्तुओं में वृद्धि होगी। और वास्तव में जब वस्तुओं में वृद्धि होगी तभी तो देश की तरक्की होगी, तभी तो देश में ज्यादा वस्तुएं उत्पादित होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं कि हमने इसको कांस्टेंट कर दिया है और इसको बढ़ाने पर ही ये बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास में करंट का मतलब है कि प्राइस में वृद्धि होना, लेकिन कांस्टेंट का मतलब है कि वास्तव में वृद्धि होना, आर्टिकल में वृद्धि होना, आपकी संख्या में वृद्धि होना, क्वांटिटी में वृद्धि होना, प्राइस वृद्धि से नहीं है। तो यहां पर देखिए, ये मैंने लिखा है, ये y और QP का मल्टीप्लाई है, लेकिन यहां पर P को कांस्टेंट कर दिया है तो आपका y निकलेगा, इसका मतलब क्वांटिटी में ही वृद्धि होगी। अब देखिए, भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है ना, करंट प्राइस पर ये है, 2019-20 का डेटा है ये। 2019-20 में 1,35,000, आप सोच रहे होंगे मेरी आय तो 5 लाख है सर, 1,35,000, तो देश में एवरेज हमारा कम जाता है। और ये 2018-19 की है। ये कब की है? 2018-19 की है। क्या है? करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम, करंट प्राइस पर, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं वृद्धि कितनी हुई है, तो करीब करीब जो है 9,000 की वृद्धि हुई है। तो इस 9,000 की वृद्धि को इस पर निकाल लीजिए, 9,000 की वृद्धि इस पर निकालेंगे तो 5-6% आएगी, ठीक है। ये है कांस्टेंट प्राइस पर। कांस्टेंट प्राइस पर देखिए, ये है 18-19 का और ये है 19-20 का, तो कांस्टेंट प्राइस पर कम है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये एक्चुअल प्राइस इंक्रीज का आ रहा है। ये डिफरेंस जो है क्वांटिटी इंक्रीज का नहीं आ रहा है। यहां से यहां जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो माल बढ़े, क्वांटिटी बढ़े, उसके कारण नहीं हो रहा है। कुछ इफेक्ट जो है प्राइस का भी है, तो वो जो प्राइस का इफेक्ट है वही ये डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो ये है कांस्टेंट प्राइस पर भारत की पर कैपिटा इनकम, ये है करंट प्राइस पर भारत की पर कैपिटा इनकम। समझ में आया होगा आपको, आई होप। और इसके लिए बेस ईयर लेते हैं हम 2011, यानी किस साल में हम प्राइस स्थिर मान रहे हैं, तो ये 2011-12 है, 2011-12 है। इसको बदलने की बात थी, 2017 करना था, 17-18 करना था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ खेल बिगाड़ दिया है। अगर हम कांस्टेंट प्राइस को 11-12 से 17-18 कर देते तो एकदम हमारी इनकम भी बढ़ जाती, क्योंकि हमने प्राइस का जो 11 का प्राइस है उसको ऊपर ले लिया। प्राइस जब ज्यादा लेंगे तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो यील्ड ज्यादा ही आएगा आपका। तो समझ में आया आपको? ये है हमारा नेशनल इनकम का गणित, जीडीपी का गणित, जीएनपी का गणित, एनएनपी का गणित। मैंने आपको ये डेप्थ में बताने की कोशिश की है। मैं चाहता तो इसको बाईपास भी कर लेता। कई लोग बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को 4 बार घुमा के देखिए। आपको स्टेज पे नाचने वाले तो बहुत पसंद आते हैं, क्वालिटी कंटेंट अगर कोई लेके आता तो समझ में नहीं आता, और आपके कारण ही टीचर डिमोटिवेट होते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले, और बंदर जो उछलने वाले हैं ना वो ज्यादा उछलते हैं। फिर आप उन्हीं के मजे में आप जो है पढ़ते रहते हैं और वही जो है ज्यादा प्रमोशन में जाते हैं। तो अगर आपको कंटेंट समझ में आया है, चीजें समझ में आई हैं, तो देखिए आप उसको। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और रिवाइज करके देखिए, वापस से वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। काफी डेप्थ में मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं आगे हमारा जीवीए की। एक ये चीज और है, हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी आ सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एक्चुअली जीडीपी की जगह जो है ये धारणा अभी आजकल प्रचलित है, भारत सरकार ने भी 2016 में इसको लेके आए थे, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? ये जीडीपी में से ही आप जो है, मैंने बताया था, सब्सिडी प्लस कर दीजिए, टैक्सेस माइनस कर दीजिए, उसको जीवीए बोल देते हैं। यानी कि ये जो इक्वल टू द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी को अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे ना, वही आपका जीवीए होता है।
सरकार ये सोचती है कि टैक्सेस और सब्सिडी को कैलकुलेशन को हटा के अगर हम देखें कि मार्केट में एक्चुअल चीजें क्या है, एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आ रही है, उसी को हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। क्योंकि वैल्यू एडिशन तो उतना ही हुआ है ना, आपने सब्सिडी दी वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, आपने टैक्सेस लगा दिए तो वो कॉस्ट उस क्वांटिटी में तो वृद्धि हुई नहीं। तो सरकार वैल्यू एडिशन देखना चाहती है। वैल्यू एडिशन देखने के लिए ही वो ये गणित लगाती है कि सब्सिडी प्लस करिए, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दीजिए। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ये हमारी इकोनॉमी के कुछ टर्म थे। हम क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके काम के हैं, मैं इसमें बहुत ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप देखिएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और यहां पर एप्लीकेशन में तो है ही। एक्चुअली मैंने पहले वादा किया था कि मैं आपको बैंकिंग के लेक्चर जो है यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो अब एप्लीकेशन वाले कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर पैसा देके भी हम वही सुविधा ले रहे हैं जितना फ्री में यूट्यूब वाले ले रहे हैं, लेकिन ये मेरा कमिटमेंट था कि मैं बैंकिंग के लेक्चर जो है, क्योंकि बैंकिंग मेरा प्रोफेशन भी हुआ है और मैं सोचता हूं कि इतना तो मैं जो है दे ही सकता हूं, फ्रीली अवेलेबल करवा सकता हूं। तो एप्लीकेशन वाले नाराज ना हो, यूट्यूब वाले खुश हो थोड़ा। ये जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में बता रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सारी डिटेल यहां लिख दी है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी। तो आप जो है बस थोड़ा जहां समझाने की जरूरत है वहां समझाऊंगा, अदरवाइज आप इनके याद कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, कितने मेंबर हैं, कि कहां पर हेडक्वार्टर है, मेंबर कितने, हेडक्वार्टर कहां पर है, कब स्टेब्लिशमेंट हुआ है, कौन हेड है, ये सारा जो है आपको याद करना रहता है। तो ये सारा इजी है, कहीं पर होगा तो मैं समझा दूंगा। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं आईएमएफ को हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अभी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 मेंबर हैं, वॉशिंगटन में हेड ऑफिस है, 1945 में स्टेब्लिश हुआ है, इसके हेड क्रिस्टिना जॉर्जिया है। तो इसमें मुझे क्या बताना है, अब आप ही समझते हैं कि यहाँ हेड है, ये मेंबर है, इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं। यहां पर ये एक स्टार मार्क कर लीजिएगा, गीता गोपीनाथ जो है भारतीय मूल की चीफ इकोनॉमिस्ट है यहां पर अभी। और इसका क्या वर्क है, इसका वर्क क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, विभिन्न देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को डेवलप करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कोई देश गिर नहीं जाए, फाइनेंस से दिक्कत नहीं आ जाए, उसको लोन देना। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन लेना है, पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन लेना है, लेकिन आईएमएफ से लोन वही ले सकता है जो आपको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में ना हो, है ना। आप पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ की, और वो ब्लैक लिस्ट में जा सकता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में, तो उसको लोन नहीं मिलेगा, उसको लोन चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, आतंकवादियों को ये बोल रहा है कि इनको हमने प्रतिबंधित कर दिया, भारत में पाकिस्तान में घूम नहीं सकेंगे, हथियार नहीं रख सकेंगे, इधर उधर जा नहीं सकेंगे, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो पहले क्या फ्री छोड़ रखा था क्या उनको, इसी तरीके से वो ये कर रहे हैं कि हमें जो है वहां से लोन मिल जाए। तो बीओपी को मैनेज करने के लिए लोन देना, बीओपी अभी समझाया मैंने, किसी का बीओपी बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है तो उसको लोन देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना वहां पर, बिल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनाए कि आपका देश प्रगति करे, उसमें हेल्प करना। तो इकोनॉमी से रिलेटेड है पूरा, एक देश का दूसरे देश के साथ में कोऑपरेशन करना, किसी देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसको लाना, उसके लिए लोन देना, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में सहायता करना, ये आईएमएफ का काम है। और यहां पर एक जो है ये एसडीआर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां पर मैंने फुल फॉर्म लिखना भूल गया मैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एग्जाम में इतनी बार आ चुका है इसका फुल फॉर्म, तो आप ध्यान रखिएगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, पूल ऑफ फंड्स थ्रू कोटा सिस्टम, यानी कोटा सिस्टम के थ्रू एक पूल ऑफ फंड है, इसमें पौंड, येन, यूरो, डॉलर, युआन या रेनमिनबी जो है, ये 5 करेंसी यहां पर शामिल है, ये 5 करेंसी शामिल है। देखिए पूल ऑफ फंड्स थ्रू ये क्या है, आईएमएफ जो पैसा देता है दूसरे देशों को उधार देता है, वो पैसा कहां से आता है, उसके मेंबर ही तो देते हैं, और कभी कभी मेंबर को भी जरूरत पड़ जाती है। अब भारत रुपए में देगा, कोई डॉलर में देगा, कोई पाउंड में देगा, फिर भारत का कोटा रुपए में मैनेज किया जाएगा, अमेरिका का कोटा डॉलर में मैनेज किया जाएगा, चाइना का कोटा रेनमिनबी या इसमें किया जाएगा युआन में। तो ये बोलते हैं कि आप क्या करिए, एक एसडीआर हमारा करेंसी का यूनिट ही बना दीजिए, ये सारी करेंसीज को एसडीआर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सबकी गणित अब एसडीआर में होगी। भारत को इतना एसडीआर का लोन दिया, भारत का कोटा इतना एसडीआर है, अमेरिका का कोटा इतना एसडीआर है, अमेरिका को इतना कोटा लोन दिया। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हम कहते हैं इसको, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो एसडीआर का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से पूछा गया है, एक पूछा गया कि एसडीआर जो है किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, चर्चा में रहता है। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है,
आईएमएफ से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। तो ये आईएमएफ के बारे में बस इतना सा चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट करके हम सबको समझ लेते हैं। एक जो समझने लायक है वो है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक के बारे में जानते हैं, तो यही फॉर्मेट मैंने फॉलो किया है। 173 मेंबर है विश्व बैंक के, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके प्रेसिडेंट जो है डेविड मालपास है। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के तो अध्यक्ष हैं ही, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के भी अध्यक्ष हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक में क्या फर्क है अभी हम जानेंगे। एमडी एंड सीईओ ध्यान रखिएगा, ये भी भारतीय हैं, अंशुला कांत। क्या नाम है इनका? अंशुला कांत। वहां पर आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो है गीता गोपीनाथ, और वर्ल्ड बैंक में अंशुला कांत एमडी एंड सीईओ हैं। और यहां की चीफ इकोनॉमिस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही जीके में 2 महीने पहले इनका नियुक्ति हुई थी, कार्मेन रेनार्ड जो है ये यहां की चीफ इकोनॉमिस्ट है। वहां की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? वो है गीता गोपीनाथ। दोनों को कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को यही डाउट होता है कि 2 संस्थाएं क्यों हैं और इनमें फर्क क्या है। दोनों तो एक जैसी लगती है। इनको सिस्टर कंसर्न भी बोलते हैं। सिस्टर कंसर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1944 में एक सम्मेलन के थ्रू हुई थी। ये देखिए, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इनको बोला जाता है। 1944 में अमेरिका चूंकि ताकतवर बन के उभरा, वहां पर एक सम्मेलन हुआ, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की ही उपज ये 2 संस्थाएं हैं। तो दोनों का काम क्या अलग है? उसका काम तो मैंने बता दिया आपको, इकोनॉमी से रिलेटेड फंडिंग करना, पॉलिसी बनाना, मदद करना, कोऑपरेशन करना। इसका क्या काम है? वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1945 में हुई वॉशिंगटन में। इस कॉन्फ्रेंस से दोनों संस्थाएं उपजी हैं, ये सारा मैंने बता दिया है। इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक में कितने ऑर्गेनाइजेशन है? 2, एक आईबीआरडी एक आईडी है। पहले आईबीआरडी बना था, तो 1944 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें आईबीआरडी का गठन हुआ। इसका नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करता है। क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अंतरराष्ट्रीय बैंक है किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। रिकंस्ट्रक्शन क्या? युद्ध से ग्रसित अर्थव्यवस्थाएं का रिकंस्ट्रक्शन करना। आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई थी, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आईबीआरडी की स्थापना हुई। एक्चुअली यही बॉडी जो है शुरुआत में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में आईडीए भी इसमें शामिल हो गया। तो ये दोनों मिलाकर आज की तारीख में वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक की साइट पे जाएंगे तो वर्ल्ड बैंक लिखा रहेगा, नीचे इन दोनों का नाम लिखा रहेगा लोगों के नीचे, आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, और इस आईबीआरडी की सदस्यता के लिए आईएमएफ की सदस्यता जरूरी है। इस आईबीआरडी का सदस्य वही बन सकता है जो आईएमएफ का मेंबर हो। जो आईएमएफ का मेंबर नहीं है वो यहां सदस्य नहीं बन सकता, इसलिए आईएमएफ के सदस्य ज्यादा है। 183 कितना बताया था मैंने? 183 वहां के सदस्य हैं, 189 और 189 है, लेकिन यहां कितने हैं? 173 है। यानी कई सारे लोगों ने उसकी सदस्यता तो ले रखी है लेकिन इसकी नहीं ले रखी है। तो आईएमएफ की सदस्यता होगी, वही आईबीआरडी का सदस्य बन सकता है। और ये क्या काम करता है? लोन फॉर मीडियम इनकम ग्रुप कंट्री फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए लोन देता है, इकोनॉमी गिर रही है उसके लिए लोन देता है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देता है। आपको पता है ना, रिकंस्ट्रक्शन का काम था इसका। विश्व बैंक का काम यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई है उनको वापस से उभारना, वापस से बनाना। तो इनका काम यही था कि इंफ्रा बनाना। तो लो इनकम मीडियम इनकम ग्रुप कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोन देता है। दूसरा आईडीए। आईडीए का मतलब है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। ये गरीब कंट्री को लोन देता है। बहुत ही गरीब कंट्रीज जो है, जैसे छोटी छोटी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज बहुत छोटी छोटी गरीब कंट्री है, कुछ नहीं कर पाती है, कम पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री नहीं है, इंफ्रा नहीं है, कुछ नहीं है, उनको लोन देती है। और इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो, उदार ऋण देने वाली खिड़की। उदार ऋण यानी बहुत ही कम कागज पे उदार ऋण दे देती है, कम फॉर्मेलिटी पे गरीब देशों को लोन दे देती है। उदार ऋण देने वाली सॉफ्ट लोन विंडो भी इसको कहा जाता है, खिड़की कहा जाता है। अब देखिए, ये आईडीए और आईबीआरडी ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? वर्ल्ड बैंक बनते हैं। आईएमएफ अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है। इसका इंफ्रा का काम है, मैंने बता दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं? आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर कॉल्ड सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एज बोथ वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। दोनों ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है क्योंकि दोनों का जन्म 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था। तो यहां पर वर्ल्ड बैंक कहने का मतलब इन दोनों से है, इन दोनों से। हालांकि इसकी स्थापना पहले हुई है, इसकी बाद में हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। अब मैं बात करता हूं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? उसके अध्यक्ष भी डेविड मालपास है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक में तो 2 संस्थाएं हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं। वो 5 कौन सी है? देखिए,
IBRD मैंने बता दिया, IDA मैंने बता दिया, ये दो संस्थाएं तो वर्ल्ड बैंक बनाती ही हैं, ये इन दोनों को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। लेकिन ग्रुप चूंकि यहां पर आ गया तो ग्रुप में ये 3 संस्थाएं और इंक्लूड हो जाती है, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 संस्थाएं हो गई आपकी। ये देखिए IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ये है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये तीनों अलग अलग काम करती हैं। क्या है देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैंने, IFC लोन फॉर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर, यानी कि अगर आपकी सरकारें लोन लेती है तो IBRD से लेगी या IDA से लेगी, लेकिन कोई प्राइवेट प्लेयर किसी गरीब कंट्री में लो इनकम ग्रुप में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको भी पैसे की जरूरत है, तो ये प्राइवेट सेक्टर को लोन देता है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये कोई प्राइवेट प्लेयर है, कोई दूसरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इंस्टीट्यूशन है, दूसरे देशों में लोन, दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कब वहां पे उड़ा दिया जाए उनका इन्वेस्टमेंट, बम विस्फोट कर दिया जाए, तो उनको गारंटी प्रदान करती है। सरकार की अस्थिरता भी तो होती है, कई सारे देशों में आपने इन्वेस्टमेंट किया, सरकार अस्थिर है, मिलिट्री शासन हो गया, जैसे माले में हुआ, अभी मिलिट्री शासन हो गया, माली एक कंट्री में हुआ था, तो मिलिट्री शासन हो गया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट तो सब खत्म, तो आपके इन्वेस्टमेंट को गारंटी प्रदान करने का काम कौन सी करती है, मीगा करती है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया तो उस डिस्प्यूट को सुधारने का काम ICSID करता है, इंटरनेशनल सेंटर, अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, किसके लिए, फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो आपको समझ में आया होगा होपफुली, मैंने बहुत सारी चीजें बताई है, अभी तक मैंने केवल 2 संस्थाओं के बारे में बताया है, मैं आपको और संस्थाओं के बारे में इसी तरीके से बता दूंगा ताकि आपका बैंकिंग जो है एक होलिस्टिक वे में कवर हो जाए, सिर्फ आपका बैंक ना पढ़े। हमने टैक्सेशन सिस्टम भी पढ़ा, हमने TDS भी पढ़ा, हम ये भी पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमने थोड़ा इकोनॉमी का टच भी लिया, हम आगे इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे, बेसल भी पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और भारत में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, PFRDA है, हमने RBI पढ़ा, सेबी के बारे में पढ़ेंगे, ट्राई के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के इरडाई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, कभी आपको हेड ऑफिस पूछा जाए, कभी कुछ वर्क पूछ लिया जाए तो आपका आ जाए, तो पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। मेरा यही मानना है कि ये लेक्चर्स आपकी जो तैयारी है उसको बहुत मजबूत करेंगे। आपका बस इतना से काम है कि अगर मैं यही लेक्चर पेड यूजर्स को भी दे रहा हूं और फ्री यूजर्स को भी दे रहा हूं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनको फायदा पहुंचे, इसके लिए आपको काम करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।